Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of September 2021. तो 23 सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आता है कंटेंट तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले सवालों के साथ। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द टर्म जीरो शॉर्ट लर्निंग? ZSL, ये जीरो शॉर्ट लर्निंग क्या होता है? ऑप्शंस आर, पहला ए, अ प्रोसेस विच via which a machine learns how to recognize objects in an image without any labeled training data. B है an encryption algorithm to protect the high value crypto transactions over the blockchain. C है a new model of high education teaching resulting in increased learning outcomes. या D है a neurological mechanism through which a human brain learns to assimilate information. तो जीरो शॉर्ट लर्निंग क्या होता है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 है ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट. ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज रिसेंटली रिलीज की गई थी. इनमें से कौन सी संस्था है जिसने रिलीज किया था ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट को? ऑप्शंस आर, ए UNEP, बी वर्ल्ड बैंक, सी IMF या डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो आपको बताना है इनमें से किसने रिलीज की थी ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू प्रान पोर्टल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो प्रान पोर्टल के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज अ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. B कह रहा है it is a portal for Indian citizens to access the information about the services offered to them. C कह रहा है it is a portal to grant certificate of disability to disabled people through online modes. And D कह रहा है it is a one-stop access to elderly care products and services by credible. आपको ये 3 सवाल दिए मैंने. आई होप आप इन सवालों को अटेम्प्ट अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे. प्लीज़ डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड. एंड इनके आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन अटेम्प्ट करिएगा एज अ प्रैक्टिस. इसको कंसिडर इट एज अ प्रैक्टिस फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो शॉर्ट लर्निंग क्या है? तो एक्चुअली इसका आंसर है ए. इट इज़ अ प्रोसेस वाया विच अ मशीन लर्न्स हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज विदाउट एनी लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा. सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट कौन निकालता है? तो मैंने रिसेंटली आपको ये न्यूज़ बताई थी. ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट जो है रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने निकाली है. बी विल बी द आंसर फॉर दिस. एंड तीसरा सवाल है प्रान पोर्टल के रिगार्डिंग. तो प्रान पोर्टल क्या है? इट इज़ अ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन देखता है ये पोर्टल. प्रान पोर्टल इसे बोलते हैं. थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं. और तो प्रान का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़. याद रखिएगा प्रान का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़. तो इट इज़ डेवलप्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने इसको डेवलप किया है इन पार्टनरशिप विद द नॉलेज लेंस. जो नॉलेज लेंस है विच इज़ द B2 बिजनेस, जो बिजनेस प्रोडक्ट कंपनी है. एंड पर्पज़ इसका है इट इज़ अ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को चेक करता है ये प्रान पोर्टल. याद रखिएगा दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. ठीक है ना. आगे मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं. तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजन सिस्टम इज ओपेक एंड नॉन ट्रांसपेरेंट. अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजन सिस्टम देखेंगे तो वो ओपेक है और नॉन ट्रांसपेरेंट है. व्हाट कैन बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक इट ट्रांसपेरेंट? क्या किया जा सकता है कि ये ट्रांसपेरेंट बने? थोड़ा अभी तो बहुत ओपेक सिस्टम चल रहा है. तो क्या किया जाए ऐसा कि ये जो है सिस्टम ये ट्रांसपेरेंट बने? तो दिस इज द क्वेश्चन टू यू. प्लीज डू आंसर दिस क्वेश्चन. मूव करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में. पहली जो न्यूज़ है वो है हवाना सिंड्रोम के रिगार्डिंग. हवाना सिंड्रोम आप सबको मैंने ऑलरेडी पहली बार पढ़ाया होता है लेकिन फिर से न्यूज़ में था चूँकि, तो मैं बताता हूँ. हवाना सिंड्रोम का मतलब एक ऐसी मेंटल हेल्थ सिम्टम्स के साथ है. हवाना सिंड्रोम मेंटल हेल्थ सिम्टम्स होते हैं. इसमें मेंटल हेल्थ सिम्टम मतलब आपको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, आपको घबराहट होने लगती है, एनजाइटी फील होता है, आपको ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही हैं. और ये जो हवाना सिंड्रोम है ये US इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिशियल्स द्वारा ही मतलब कि वो किया जाता है, फेस किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है. याद रखिएगा ये चीज़ US इंटेलिजेंस एंड एम्बेसी ऑफिशियल्स को होती है हवाना सिंड्रोम. एक्चुअली इसका ओरिजिन जो है वो कहा जाता है कि क्यूबा, जो हवाना वहाँ की कैपिटल आपको पता होगा, तो क्यूबा, हवाना क्यूबा से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी. इसी कारण से ये कहते हैं इसको हवाना सिंड्रोम. इट इज़ नोन एज द हवाना सिंड्रोम. एंड इसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं? इसके अंदर जो सिम्टम्स इन्वॉल्व हैं वो आपको बता दूँ. सिम्टम्स इसमें हियरिंग सर्टेन साउंड्स without any outside noise being present, nausea, vertigo and headaches,
मेमोरी लॉस एंड इशू विद द बैलेंस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन द हवाना सिंड्रोम, और याद रखिएगा कि ये यूएस ऑफिशियल्स द्वारा ही फेस किया जाता है, इसको यूएस ऑफिशियल्स द्वारा ही मानते हैं हम लोग। एंड इसका जो नाम है वो कहाँ से है, क्यूबा और हवाना से इसका ओरिजिन, वहाँ पे जब गए थे विजिट करने तब वहाँ पे ये इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगली जो न्यूज़ है वो है असम विल मार्क द वर्ल्ड राइनो डे ऑन सितंबर 22। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे था, आप सबको पता होगा। इसमें एक सेरेमनी हुई, स्पेशल सेरेमनी हुई है, बर्निंग स्टॉक पाइल ऑफ नियरली 2500 हॉर्न्स ऑफ द वन हॉर्न्ड राइनोसरस। तो वन हॉर्न्ड राइनोसरस के लगभग 2500 हॉर्न्स जो थे वो सेव करके रखे हुए थे, उनको जलाया गया है। एक्चुअली इसको बोलते हैं राइनो हॉर्न रिवरफिकेशन, याद रखिएगा इसका क्या बोलते हैं, राइनो हॉर्न रिवरफिकेशन। अब ये जो न्यूज़ है ये आज के हिंदू की फ्रंट न्यूज़ भी है, मैं थोड़ा आपको दिखा दूं, वहाँ से इसको बता देता हूँ आपको, है ना। ये देखो, वर्ल्ड राइनो डे 2500 हॉर्न्स टर्न टू एशेज इन असम। तो ये जो एक्सरसाइज हुई है ये क्यों हुई है, असम के बोकाखाट वाले रीजन में हुई है। असम बोकाखाट याद रखिएगा असम में है, हेडक्वार्टर ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क है ये। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का ये हेडक्वार्टर भी है बोकाखाट। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज क्यों की गई, एक्चुअली ये एक्सरसाइज करने का रीज़न ये है कि कई लोगों को ये लगता है कि वन हॉर्न राइनोसरस की पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द हॉर्न्स एंड ऑल। उनका बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, बहुत सारे मिसबिलीव्स हैं कि इसका हॉर्न यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से हाँ, जो पोचर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, उनको डिटर करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई कि लगभग जो इनके पास स्टॉक पाइल था 2500 हॉर्न्स का, अब ये कब से स्टोर हो रहा था, ये लगभग आपका समझ लो 1979 से ये स्टोर हो रहा होगा। तो वहाँ पे जो लगभग ये हॉर्न्स थे इनको स्टोर करके रखा गया था और इनको फिर अभी एक साथ जलाया गया इन ऑर्डर टू शो दैट कि जो आप इनको मारते हो, जो पोचिंग करते हो, दैट इज़ नॉट राइट फॉर डूइंग दैट फॉर सिंगल वन हॉर्न्स। उस हॉर्न्स के लिए आप उनको मारना सही नहीं है। तो दिस इज़ द थिंग, इसको वन हॉर्न रिवरफिकेशन एक्सरसाइज भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, द हॉर्न रिवरफिकेशन एक्सरसाइज, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इसको कई मिसबिलीफ सुपरस्टिशंस के साथ भी जोड़ा जाता है, तो ये भी चीज़ ऑलरेडी होती आई है। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको देखना है। सो इंटरनेशनल इको लेवल ब्लू फ्लैग रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये बीचेस को मिलता है। आपको पता होगा बीचेस को स्पेशल लगभग 33 क्राइटेरिया हैं जिनको पूरा करना पड़ता है, तब जा करके ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। और ये ब्लू फ्लैग नए बीचेस को मिला है कोवलम तमिलनाडु में और ईडन पुडुचेरी में। याद रखिएगा, कोवलम बीच है आपका तमिलनाडु का और ईडन बीच है पुडुचेरी का, उन दोनों को मिला है, ठीक है ना। तो अब कुल मिलाकर के 10 ऐसे बीच हो गए इंडिया में जिनको इको ये मतलब ब्लू फ्लैग बीच बन चुके हैं। तो 8 और बीचेस कौन कौन से हैं, तो इसमें शिवराजपुर द्वारका गुजरात का है, घोगला दीव का, कासरकोड है कर्नाटका का, एंड ये देन पाडुविद्री कर्नाटका का, कप्पड़ केरला का, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन बीच उड़ीसा का, राधानगर अंडमान एंड निकोबार का। ये हैं ब्लू फ्लैग बीचेस, याद रखिएगा। अब ये एक इको टूरिज़्म मॉडल है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन या बीचेस, ये इको टूरिज़्म मॉडल है। एंड ये बीचेस को मतलब प्रोवाइड किया जाता है इनकी हाइजीनिक कंडीशंस को देख करके, उनकी क्लीनिनेस को देख करके, उनमें क्या फैसिलिटीज़ या क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, जो लोग बाहर से वहाँ पर आ रहे हैं घूमने के लिए उनके लिए क्या है, इन सब चीज़ों को देख करके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया को देख करके इनको दिया जाता है, ठीक है ना। एंड ये कौन देता है, डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। याद रखिएगा कौन इसको प्रोवाइड करता है, डेनमार्क बेस्ड है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन करके संस्था है, वो इसको देती है। फ्रांस में ये 1985 से स्टार्ट हुआ था, फिर इसके बाद पूरे यूरोप में 1987 तक लगभग हो गया। इसके बाद यूरोप के बाहर साउथ अफ्रीका में, फिर इंडिया में, ऐसे करके ये आया है, ठीक है। 33 क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लगभग 33 क्राइटेरिया जिनको पूरा करके ये इको टूरिज्म लेवल ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अगली जो न्यूज़ है वो है कोविशील्ड फाइन बट नॉट इंडियन सर्टिफिकेशन। तो अब यहाँ पर यूके ने एक जो चीज़ किया वो ये क्या है, पहले तो अभी 60 दिन का क्वारंटीन था, अब इन्होंने क्या कर दिया है,
कि जो जो लोग यूनाइटेड किंगडम जाएंगे इंडिया से, तो अगर कोविशील्ड लगी तो ठीक है, पर अगर इंडिया से जाएंगे तो वो ठीक नहीं है, मतलब कि उनको सर्टिफिकेशन इंडिया का नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो पब्लिक हेल्थ बॉडीज़ हैं वो इतनी, मतलब एक तरीके से ये कहना चाहते हो कि इंडिया की जो पब्लिक हेल्थ बॉडीज़ हैं वो इतनी कैपेबल नहीं है कि सर्टिफाई कर सकें। सो दैट इज़ वाई इंडिया से जो व्यक्ति जाएगा उसको 10 दिन का क्वारंटीन लगेगा। वही कोविशील्ड लगा करके अगर कोई कनाडा या यूएसए से जाए तो उसको नहीं लगेगा, लेकिन वही कोविशील्ड लगा करके अगर आप इंडिया से जाओगे तो आपको ज़रूर लगाएंगे वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक डिस्क्रिमिनेटरी है एक तरीके से, ये दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटरी एक्सरसाइज दैट इज हैपनिंग, एंड ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर से यही चीज़ की है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग, एंड यही इस न्यूज़ आइटम में था कि ये इंडिया भी उनका मतलब रिप्लाई देना चाहिए इंडिया को। WHO टाइटन्स द ग्लोबल एयर क्वालिटी नॉर्म्स। अब WHO जो है उसने अपने एयर क्वालिटी नॉर्म्स को और ज़्यादा टाइट कर दिया है, और ये 2005 के बाद का पहला अपडेट है एयर क्वालिटी में। एयर क्वालिटी नॉर्म्स में ये पहला अपडेट है आफ्टर 2005, ठीक है ना। उन्होंने थोड़ा और टाइट कर दिया कि मतलब कि जो अलग अलग पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस को थोड़ा और ज़्यादा कम कर दिया, मतलब कि पहले जितना जो स्टैंडर्ड रहा होगा उससे डिक्रीज कर दिया, मतलब कि और ज़्यादा टाइट कर दिया, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग, क्योंकि ऑलरेडी आप सबको पता है कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे के पेज, एक्चुअली पेज 8 में दोबारा ये न्यूज़ आएगी, तो इसमें हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे और एक नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं, इसमें 12 पॉल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं। इसके ऊपर NAQI के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, हो सकता है NAQI के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो हम इसको 8वें पेज पे जब ये दोबारा न्यूज़ आएगी तो हम देखेंगे इसको, ठीक है ना। मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट पे आते, तो आज का जो एडिटोरियल है पहला वो है द जुडिशियल सिलेक्शन नीड्स मोर देन अ ट्वीक। तो यहाँ पे सुहृद पार्थसारथी का ये आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जुडिशरी के ऊपर ये बोला है कि ये जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट सिस्टम है और जो ट्रांसफ़र सिस्टम है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे कुछ जजेस का जो कोलिजियम है उन्होंने बहुत सारे नाम सजेस्ट किए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स एंड ऑल। दूसरी चीज़ कोलिजियम क्या करती है कि ट्रांसफर का भी काम कौन देखता है, कोलिजियम ही देखता है। ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस का काम भी कोलिजियम ही देखता है, वही रिकमेंड देता है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि हाई कोर्ट्स एक तरीके से फिर पपेट बन के रह जाते हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। हाई कोर्ट जो है वो एक तरीके से पूरी की पूरी डिपेंडेंट किस पे हो गए, सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंडेंट हो गए कि वो उनके कोलिजियम से डिसाइड हो रहा है हर चीज़, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने ये चीज़ भी कही है कि एक तरीके से एक जो जुडिशरी है वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंडेंट हो जाती है। दूसरी चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कही कि ये जो सिस्टम है पूरा कोलिजियम का किस बेसिस पे हो रहा है, तो केवल इंडिया का ही केस ऐसा है जहाँ पे जुडिशरी इतनी ज़्यादा पावरफुल है और अपने आप के अपॉइंटमेंट, अपने ट्रांसफ़र, सारी चीज़ें जुडिशरी खुद देख रही है। तो ये केवल इंडिया में होता है, ठीक है। वो बात आप चलो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की आप ज़रूरी मानते हो, आप कर रहे हो, लेकिन जुडिशरी में भी आपने फिर सारी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी कंसनट्रेटेड करके रखी है कि बाकी किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी भी मिसिंग है, ओपेकनेस सिस्टम में बहुत ज़्यादा है जो कोलिजियम का सिस्टम है। दिस इज़ वॉट हैज़ बिन पॉइंटेड आउट बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो ऑथर ने कही है वो थोड़ा सा कोलिजियम की हिस्ट्री ट्रेस की है कि जिसमें जजेस का केस आया है कि सेकंड जजेस केस से जो कंसल्टेशन वर्ड था उसको उन्होंने बोला कि कंसल्टेशन वर्ड जो है वो कॉन्करेंस है, मतलब कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं एग्री करते हैं तब तक आप किसी भी व्यक्ति का ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके बाद हमने जानते हैं कि कोलिजियम के फॉर्मेशन हुआ, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट है तो 1+4 का कोलिजियम बनता है हाई कोर्ट के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप सबको पता होगा कि 1+4 का कोलिजियम बनाया गया कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही चीज़ कही है, और ऑथर ने जो पॉइंट आउट किया वो ये कि ट्रांसफ़र का भी केस, जो ट्रांसफ़र वाली जो पावर है वो भी आपने किसको दे दी है, वो भी आपने सुप्रीम कोर्ट के पास ही दे दी, कोलिजियम के पास ही दे दी है। ऐसे में ऑथर सजेस्ट करता है द मिडिल कोर्स, मतलब कि एक सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, लेकिन एक जो बेसिकली जो मिडिल पाथ है, ऑथर ने कहा कि कोई भी पावर एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, कोई पावर एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये जो अपॉइंटमेंट की पावर है, ट्रांसफ़र की पावर, ये पूरी की पूरी तरीके से एब्सोल्यूट मोनोपोलिस्टिक पावर है। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा मिडिल पाथ का यूज़ करें तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें बेटर हो जाए। जैसे ऑथर ने यहाँ पर ये कहा है कि आप मिडिल कोर्स करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो अपॉइंटमेंट करना
तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हो तो आप प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना चाहते हो तो आप प्रेसिडेंट CJI गवर्नर ऑफ द स्टेट और जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है उसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है ना। ट्रांसफ़र के केस में प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो जज को ट्रांसफ़र करने की पावर रखे। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट की है कि ये ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे मिडिल पाथ जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए, है ना। दैट इज़ द थिंग विच ऑथर से इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे एक और चीज़ कही है कि जो एक इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन है जो कोलिजम का 1993 में हमने देखा कोलिजम बना, है ना। 1+4 का स्ट्रक्चर हमने देखा 1998 में, वन जो थर्ड जजेस केस था 1998 का, उसमें 1+4 का स्ट्रक्चर बना, ठीक है ना। तो ये जो पूरा सिस्टम है अपॉइंटमेंट का जो क्रिएट किया गया है, ये एक तरीके से पूरा का पूरा जुडिशियल प्राइमेसी का सिस्टम है, जुडिशरी की प्राइमेसी का सिस्टम है ना। तो इन्होंने खुद ही ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है। और अगर आप जरा सा भी इसमें चेंज करने की कोशिश करो, जैसे कि एनजैक आप सबको पता होगा, NJAC जिसको बोलते हैं, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, बिल्कुल सही बात है। ऑथर ने ये कहा है कि ये एनजैक बहुत अच्छा सिस्टम नहीं था, एनजैक बहुत अच्छा सिस्टम नहीं था और बहुत ही राइटली उन्होंने इसको हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन हमको ऐसा सिस्टम ज़रूर चाहिए जिसमें थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन भी हो, जहाँ पे थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी हो, जहाँ थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हो कि किसी व्यक्ति को अगर सेलेक्ट किया जा रहा है तो क्या रीजंस है, किसी व्यक्ति को अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसके क्या रीजंस है। ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे एक्सपेक्ट की है फ्रॉम द ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। इसके अलावा एनजैक की बात हमने कर ली। तो ऑथर ने लास्ट में वही कहा है कि अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल यही है कि हमको थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा, जो पावर्स हैं इतनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं विद सुप्रीम कोर्ट, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के बारे में सोचना चाहिए और सिस्टम में जो ओपेकनेस है उसको थोड़ा दूर करके ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। दिस इज़ वॉट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा जो एडिटोरियल है वो है रिगार्डिंग द सी लेवल राइज। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि जो सी लेवल है वो बिल्कुल लेवल राइज होगा ही होगा। अभी रिसेंटली उन्होंने IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात की है। तो हम सबको पता है कि इस रिपोर्ट थी IPCC की, उसमें मेंशन था कि जो क्लाइमेट चेंज है उस कारण से जो सी लेवल टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, सी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और उस कारण से जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद राइज होगा, आपका सी लेवल राइज होगा, ठीक है ना। अब वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कही है कि जो ये रिपोर्ट है ये क्लैरिकल कॉल है और हमको ये चीज़ बताने के लिए कि हमको बहुत सारे स्टेप्स अभी लेने बचे हुए हैं और मतलब हो तो रहा ही है, उसकी स्पीड को नहीं घटाया गया और उस पर एक तरीके से पूरी ब्रेक नहीं लगाया गया ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है फॉर द कम्युनिटीज़, जो कि स्पेशली वो कम्युनिटीज़ जो इस तरह से सी लेवल के पास रह रही हैं, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा कि ये जो रिपोर्ट है इसने 5 डिफरेंट अलग अलग शेयर्ड इकोनॉमिक पाथवेज मतलब इसको स्टडी किया है और उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को स्टडी करके ये बताया गया है कि किस तरीके से टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने अलग अलग सिनारियो दिए हैं। तो एक सिनारियो जैसे उन्होंने ये कहा है रिपोर्ट में कि जब बिल्कुल ज़ीरो एमिशन हो, मतलब एक है लो एमिशन, दूसरा है ज़ीरो एमिशन, फिर उन्होंने कहा कि एक मिडिल एमिशन मतलब मिडिल बिल्कुल थोड़ा एवरेज एमिशन हो, फिर एक है बिल्कुल हाई एमिशन हो। तो बहुत सारे अलग अलग सिनारियोज लेकर के रिपोर्ट बनाई गई है। तो ऑथर का ये कहना है कि अगर हम इंटरमीडिएट सिनारियो भी लेते हैं ना, जिसमें मतलब कि बिल्कुल मीडियम लेवल का अगर एमिशन हो रहा है, जो कि बहुत लाइकली है कि ऐसा ही होगा, तो भी टेम्परेचर जो है 2 डिग्री एक्सीड कर जाएगा इन द मिड सेंचुरी ओनली, 2 डिग्री एक्सीड कर जाएगा। अगर हम मीडियम वाला एमिशन भी ले रहे हैं ना, इंटरमीडिएट एमिशन भी लेते हैं, तो भी लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर राइज कर जाएगा इन द मिड ऑफ द सेंचुरी। तो ये एक चीज़ ऑथर ने यहाँ बताई कि मतलब कि टेम्परेचर राइज होना बिल्कुल अब एक लाजमी सी बात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें चांसेस हैं कि ये सब मतलब कि हो जाएगा टेम्परेचर राइज। फिर ऑथर ने यहाँ पे जो बात दूसरी कही वो ये कही है कि लगभग 700 मिलियन लोग ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड जो कि कोस्ट के अलॉन्ग रहते हैं एंड दे हैव प्लान्स टू एक्सपैंड कोस्टल सिटीज ऑल्सो। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज आर वेरी एसेंशियल। बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आप ये सी लेवल के इम्पैक्ट को समझें, क्योंकि लगभग 700 मिलियन लोग अभी भी वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जो कि कोस्टल सिटीज़ में रह रहे हैं और कोस्टल सिटीज़ और एक्सपैंड हो रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, ठीक है ना।
दैट इज द थिंग। ऑथर ने एक चीज़ और बहुत अच्छी बात बोली कि जो सी लेवल है वो बिल्कुल होना ही होना है राइज, इवन इफ वी स्टॉप द एमिशन। इसका रीज़न क्या है, अगर हम एमिशन स्टॉप भी कर दें आज तो भी सी लेवल राइज होगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो वाटर है वो आप सबको पता है वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जल्दी ना ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है, मतलब उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और फिर ठंडा होने में भी टाइम लगता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ ऑथर ने कही है कि चूंकि इसको टाइम लगता है थोड़ा रिस्पॉन्ड करने में टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो ग्लोबल वार्मिंग का भी टेम्परेचर जो राइज है वो 1 डिग्री बढ़ा है, तो इसका राइज का इम्पैक्ट उनको देखने में अभी थोड़े से साल और लगेंगे। तो कुछ सालों बाद 20-30-50 सालों के बाद जब आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अभी का जो टेम्परेचर राइज हुआ है, तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि इम्पैक्ट जो है उसको देखने में भी टाइम लगेगा, एंड दैट इज वाई ऑथर सेज कि जो एमिशन है वो होना तय है। फिर ऑथर ने यहाँ पे बात कही है कि अनसर्टेनिटीज क्या क्या है। आइस शीट्स कैन डिस्टेबलाइज रैपिडली एज द वाटर गेट्स वार्म, तो जैसे ही वाटर गर्म होगा आइस शीट्स जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगी, आइस क्लिफ्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे, है ना। इससे फिर रैपिड सी लेवल राइज होगा, है ना। इसको बोलते हैं मैरीन आइस क्लिफ इंस्टेबिलिटी, मीसी बोलता है जिसको बोल रहे हैं ऑथर, इसको मैरीन आइस क्लिफ इंस्टेबिलिटी, मतलब कि जो आइस क्लिफ है उसकी इंस्टेबिलिटी है, टेम्परेचर राइज हुई तो वो टूट गई। एंड ये जो मॉडल्स हैं ये चेंजेस हैं एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द सी लेवल प्रोजेक्शंस मेंशन्ड अबव। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये तो अभी इंक्लूड किया ही नहीं है, अभी तो केवल और केवल हमने ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्लिफ्स और इन सबको इंक्लूड कर देंगे, तो ये मीसी का इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं मैरीन आइस क्लिफ इंस्टेबिलिटी इंक्लूड कर देंगे, तो वो तो और ज़्यादा मतलब कि अनसर्टेन लेवल पे इंक्रीज करेगा सी लेवल को। तो ऑथर ने कुल मिलाकर की ये सारी चीज़। इसके अलावा ऑथर ने यूएनईपी की एक रिपोर्ट आती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं एमिशंस गैप रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है एमिशंस गैप रिपोर्ट। उसमें ऑथर ने कहा है कि द वर्ल्ड इज हेडिंग फॉर अ टेम्परेचर राइज अबव 3 डिग्री सेंटीग्रेड दिस सेंचुरी। तो टेम्परेचर राइज है वो 3 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा अगर अभी का एमिशन लेवल चलता रहा तो, ठीक है ना। एंड ये पेरिस एग्रीमेंट में जो हुआ था 1.5 डिग्री उसका डबल है। तो आप समझ इमेजिन कर सकते हो कंडीशन की जब अभी ये सब हाल है तो फिर इसके बाद जो अभी ये हाल है तो फिर फ्यूचर में अगर 3 डिग्री तक बढ़ गया तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब कि फिर टेम्परेचर राइज होगा, मतलब कितना ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि इसका नुकसान होने वाला है जब अभी ये हाल है। तो जो पेरिस डील थी उसका भी डबल अगर अचीव हुआ तब तो समझ लो कि बंटाधार हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट ऑथर सेज कि यहाँ पे ज़रूरी है कि हम अभी नए प्लान्स बनाएं और इन इम्पैक्ट्स को पहले तो समझें। इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है टू ऑल दीज थिंग्स, इंडिया भी वल्नरेबल है क्योंकि हमारी भी 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है लाई करती है इंडिया के पास, तो इंडिया भी वल्नरेबल स्टेट पे ही है। और ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं इनको हमको दूर करने की ज़रूरत है और वी हैव टू मेक फर्दर स्टडीज़, वी हैव टू मेक फर्दर करेक्शंस, करेक्टिव मेजर्स और ज़्यादा लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस मेनेस। WHO टाइटन्स द ग्लोबल एयर क्वालिटी नॉर्म्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि WHO ने क्या किया है, ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं और ये 2005 के बाद सेट हुआ है दोबारा। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले जो 10 था वो अब 5 कर दिया गया है। देखो एनुअल मीन को पहले 10 से 5 कर दिया गया, तो वो ये मैंने बोला कि कम कर दिया गया है। कम करना मतलब और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करना, ठीक है। तो स्ट्रिंजेंट मतलब थोड़ा चीज़ें जब कम कर दी जाए, हर चीज़ जब कम होती तो स्ट्रिंजेंट होती है ना, दैट इज़ द थिंग। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के 8 पॉलिटेंट्स हैं वो बता दूँ। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, फिर से पूछ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, ओजोन हो गया, O3 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, लेड यानी कि PV हो गया, अमोनिया यानी कि NH3 हो गया। तो ये हो गए 8 आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत। अब इसमें अगर 4 और पॉल्यूटेंट्स ऐड कर दो तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाता है। एम्बिएंट एयर क्वालिटी में बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल, ये 4 और ऐड कर दो। बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल, ये 4 ऐड कर दिए तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका तैयार हो गया। तो ये आप याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। यहाँ पर एक न्यूज़ है, असम गवर्नमेंट फ्लैग्स द मिजोरम इंक्रोचमेंट्स। अब आप सबको पता है कि 2 स्टेट्स जिनके बीच में बॉर्डर की लड़ाई चल रही है वो है असम और आपका मिजोरम। असम और मिजोरम के बीच में चल रही बहुत ज़्यादा। तो ये क्यों चल रही, बिकॉज ऑफ द इनर लाइन एरिया। एक एक्चुअली इन दोनों के बीच में एक इनर लाइन बाउंड्री है और वो बाउंड्री का एग्रीमेंट किया गया था, मतलब एक तो 1800 में किया गया था, 1800 आई थिंक 1875 के आसपास, 1873 में एक एग्रीमेंट किया गया था, फिर उसके बाद 1933 में उसको एग्रीमेंट
इंक्रोचमेंट को किया गया। और ये असम और मिजोरम के बीच में फॉरेस्ट रिजर्व वाला एरिया है जो कि आता है, जिसको कि मतलब कि कई बार असम क्लेम करता है, कई बार उन्होंने क्लेम किया कि असम का पार्ट है, और मिजोरम वाले इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उस रीजन में, इनर लाइन बाउंड्री वाले रीजन में। और यही कारण है कि लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका रीजन यही है, इनर लाइन एरिया। लगभग 1318 स्क्वायर किलोमीटर का इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है जो कि बिल्कुल बाउंड्री पे लाई करता है दोनों स्टेट्स के, ठीक है ना, बाउंड्री पे लाई करता है। और रिपोर्ट के अगर मुताबिक माने तो ये जो इनर लाइन वाला बाउंड्री था इसको नोटिफाई किया गया था 1933 में, जो कि क्लियरली इनर लाइन को डिफाइन करती है एज द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऑफ द लूशाई हिल्स। तो इनर लाइन क्या है? डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऑफ द लूशाई हिल्स। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये फैक्ट लिख लीजिए। इनर लाइन क्या है इस केस में, असम मिजोरम के केस में? इनर लाइन इज द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऑफ द लूशाई हिल्स। अब एक डिस्ट्रिक्ट जो अनडिवाइडेड असम का था उस समय, लूशाई हिल्स, वो बाद में फिर मिजोरम बना, दैट बिकेम मिजोरम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अनडिवाइडेड असम। लूशाई हिल्स बाद में फिर मिजोरम बना, एंड पहले यूटी बना 1972 में, मिजोरम पहले यूटी के रूप में बना 1972 में, एंड फिर बाद में स्टेट के रूप में 1987 में, ठीक है ना। तो बाद में स्टेट के रूप में 1987 में। आपके लिए एक सवाल ये है कि कौन कौन से स्टेट्स प्रेजेंट में ऐसे हैं जो पहले यूटी थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल आप याद रखिएगा। कौन कौन से स्टेट्स अभी प्रेजेंट में ऐसे हैं जो पहले यूटी थे, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो ये इनर लाइन बाउंड्री वाला रीजन है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो इनर लाइन बाउंड्री वाला रीजन है ये लाई करता है बाउंड्री विद द चट्टा चूरा पीक। याद रखिएगा, चट्टा चूरा पीक है वहाँ पे टू लोंगाई, एंड फ्रॉम रुकनी रिवर टू धोलाई रिवर। तो रुकनी रिवर से धोलाई रिवर तक, और चट्टा चूरा पीक से लोंगाई पीक तक। तो ये रीजन जो है आपका इनर लाइन बाउंड्री का रीजन है, यहाँ पे लाई करता है। तो ये अभी आपको याद रख सकते हैं, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। एफडीआई जो है वो इंक्रीज़ हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो एफडीआई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, लगभग $20.42 बिलियन तक पहुंच चुका है। और सबसे अधिक जो एफडीआई आया है तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आया है 23% का, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, फिर सर्विसेज सेक्टर में। एंड जो टॉप रेसिपिएंट स्टेट था वो था आपका कर्नाटका। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, टॉप रेसिपिएंट स्टेट जो था वो कर्नाटका था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज आइटम्स, आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।